नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से फिर एक बार खैर मकदम करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आज आपको आपके करियर से मुतालिक कुछ ना कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। प्रोग्राम करियर गाइडेंस को शुरू करने का जो अहम मकसद है, मैं अक्सर दोहराता आया हूं, फिर दोहराता चलूँ कि यूँ तो हम जब कभी अपने करियर के बारे में किसी से भी डिस्कस करते हैं तो किसी से भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही हम गलत फहमी में रहते हैं कि जो शख्स से हम करियर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं शायद वो तमाम चीज़ें जानता है। इसका मकसद, या हम ये सोचते हैं कि जब कभी कोई शख्स हमारे सामने कोई पढ़ा लिखा नज़र आ जाता है तो हम ये सोच लेते हैं कि शायद इसको तमाम करियर से मुताल्लिक़ इंफॉर्मेशन उसके पास हासिल होती है, लेकिन उमूमन ऐसा नहीं होता। कुछ अच्छे हजरात भी होते हैं, काबिल हजरात भी होते हैं जिनके पास तमाम नहीं तो अक्सर जो डेली हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में जो करियर होते हैं उससे मुताल्लिक़ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होता है, लेकिन वो बिल्कुल बहुत ही कम तादाद में ऐसे शख्सियात आपको मिलते हैं। तो जब कभी हमें अपने करियर के बारे में किसी से डिस्कस करना हो तो ये देख लेना चाहिए कि उस शख्स का पर्टिकुलर फील्ड कौन सा है, वो कौन से बैकग्राउंड से आता है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस प्रोग्राम करियर गाइडेंस में जिस किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं तो उससे रिलेटेड माहिर शख्स को ही इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाता है ताकि वो बेहतर अंदाज में आपको अपने करियर के बारे में गाइड कर सके। तो जानते हैं नाजरीन, आज का उन्वान बहुत ही अहम उन्वान होगा और ख़ासकर जो ग्रेजुएट्स बच्चे होते हैं या फिर प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स होते हैं, उनकी आजकल ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो अपने हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड का रुख करते हैं, ख़ासकर फॉरेन कंट्रीज़ का रुख करते हैं। पर्टिकुलरली और स्पेसिफ़िकली आज का हमारा जो उन्वान होगा वो करियर इन कनाडा पर होगा, लेकिन इसके अलावा आप और कोई भी दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी अगर आप जाना चाहते हों हायर स्टडीज़ के लिए तो उस पर भी आप सवालात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहे होंगे। आज का स्पेसिफ़िकली उन्वान, जैसे मैंने फरमाया है कि करियर इन कनाडा पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। कनाडा में किस तरीके के करियर से जुड़े मौक़े आपको फराहम है और एजुकेशन किस तरीके से होता है, क्या प्रोसीजर आपको अपनाना होगा। कनाडा अगर आप जाना चाहते हो तो अगर वहाँ कोई रिलेटिव्स रहते हों तो उनसे क्या फ़वाइद है, क्या डीमेरिट्स भी है, उस पर भी हम गुफ्तगू आज करने की कोशिश करेंगे। और इस उन्वान यानी करियर इन गाइडेंस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक ऐसी शख्सियत जो ख़ासकर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी शोहरत रखती हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद हसन ख़ान साहब की। आप इंडिया के साथ साथ कैनेडियन सिटीज़न भी हैं। आप ICEF के ट्रेंड एजुकेशन काउंसलर भी हैं। आपकी एक कंपनी है जिसका नाम है फ्रेजर वैली इनकॉर्पोरेशन। आप इससे जुड़े हुए हैं और इस कंपनी के तहत आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को गाइड किए हैं। सैकड़ों की तादाद में बच्चे आज कनाडा वगैरह में अपने करियर को बना रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम करियर गाइडेंस में मोहम्मद हसन ख़ान साहब का हम खैर मकदम करते चलें। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमें बेहद खुशी है और हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा से जुड़े जो मौक़े बच्चों को फराहम हैं इस पर हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि प्रोग्राम रास्त चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। करियर इन कनाडा से मुतालिक या अब्रॉड आप कहीं जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए और किसी और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हो, या फिर आपके कोई दोस्त अहबाब गए हुए हों उनसे रिलेटेड कुछ आप जानना चाहते हो, तो ज़रूर आप इस प्रोग्राम में जो नंबरात फ़ोन टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं जल्द से जल्द आप कॉल करके हमसे रुजू हो सकते हैं। एक्सपर्ट इस पर रोशनी डालेंगे। सवालात जब भी करें मुख्तसर से कीजिएगा, मज़ीद कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं ख़ुद पूछ लूँगा। दूसरी चीज़, जब भी आप सेल फ़ोन पर गुफ्तगू करते हैं तो खुले में आकर कॉल कीजिएगा, ना ही कोई बंद कमरे में। तीसरा, जब भी आप मुझसे टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू करते हैं तो मुझे टेलीफ़ोन पर ही सुनिएगा, टेलीविज़न की आवाज़ को उस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिएगा। उम्मीद के इन चीज़ों पर आज आप अमल करते हुए हमारा भरपूर ताउन करेंगे। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले मोहम्मद हसन ख़ान साहब से मैं जानना चाहूँगा कि कनाडा किस किस्म के अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को फ़राहम करता है। मैं ये बेसिक सवाल से ही साहब को मैं दरख्वास्त करता हूँ इस पर तफसीली रोशनी डालें। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
Etemad Saab, thank you so much, first of all, for having me here. And thank you, Munsif TV, for hosting this lovely program. जी आपकी मोहब्बत है जी, फरमाइए। आपका जो पहला सवाल कि कनाडा में किस टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ है एजुकेशन के लिए, इसमें यह है कि देखिए, कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ के सिर्फ वहाँ पे मास्टर्स करना चाहिए, देर आर अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टडी हाई स्कूल। जी जी जी, आप इनफैक्ट आप ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक कोई भी क्लास तक वहाँ पे पढ़ सकते हैं, पहली चीज़। देन अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमाज, अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़, जी ये इसमें इंजीनियरिंग, मेडिसिन जी और कंप्यूटर साइंसेस, आर्ट्स, लिटरेचर, there's all kinds of programs available for anyone who's destined to study outside of India. जी तो ये एक गलत फहमी, जैसा आपने फरमाया कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ही नहीं बल्कि 10th और इंटर से लेकर के आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोर्सेज किए जा सकते डेफिनेटली आज के ज़माने में जब इतने कॉर्पोरेट स्कूल्स है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू अफोर्ड, बी इन मिडल ईस्ट और बी इट इन इंडिया। तो कनाडा में जो हाई स्कूल की एजुकेशन है, इट्स वेरी अफोर्डेबल। और एडवांटेज जो है कि आप इफ़ यू डन योर 10th, 11th और 12th इन कनाडा, then for all practical purposes, all academic purposes, you become a Canadian student for your university admissions. As an international student, you have lot of requirements to meet. English language की proficiencies meet करना है आपको, या फिर admission के लिए percentage के marks वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। As opposed to this, if a student decides to study within Canada, then his qualifying criteria are considered as a local student, and for all practical purposes उन लोग को admissions वहाँ पे easy हो जाते हैं। Not just this, there's another advantage to that, which is when a student is already in Canada studying his grade 11, grade 12, then he already has his base. जी जी और वहाँ के एक्सपोजर में आपको एडवांटेज ये है कि भाई यू गेटिंग अलॉन्ग वेल विद द टीचर्स, विद द अदर स्टूडेंट्स, सो यू आर एबल टू फाइंड योर करियर मोर अप्रोप्रिएटली। जी दोस्तों, जैसा साहब ने फरमाया है कि कनाडा में आपको मौक़े 12th या 10th से ही फराम किए जा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप 10+2 के बाद भी कनाडा रुख कर सकते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो मैं फतेहपुर यूपी से जमाल अहमद फारूकी बोल रहा हूँ। जी साहब। जी, मेरी बेटी 8th में है और बेटा इंटर में है। इनको कनाडा में एजुकेशन के लिए इंटर के बाद ग्रेजुएशन के जो है सिविल से इंजीनियरिंग कराना है, और बेटी को 9th। तो इसमें क्या सहूलियात मिल सकती हैं और कैसे इसका तरीका है एडमिशन वहाँ? जी जी आपका साहिबजादा 10th में है और लड़की? नहीं, साहिबजादा इंटर एग्जाम सीबीएसई बोर्ड से कर रहा है। ठीक है। और बेटी 8th में है, 8th की एग्जाम दे रही है। 8th में है। 9th में उसका जो है इंजीनियरिंग सिविल से कराना है। तो कनाडा में क्या फराहम होगी सहूलियतें, और जी क्या हमको करना होगा, इसके बारे में मज़ीद आप कुछ पूछना चाहेंगे साहब से? जी, तो आपकी साहिबजादी जो है इंटरमीडिएट 8th में है और 8th में है। साहिबजादा इंटर में है। इंटर में है, और आप चाह रहे हैं कि ये लोग कनाडा जाएं पढ़ने के लिए। जी जी। किस स्टेज में आप भेजना चाह रहे हैं सर? आप चाह रहे हैं कि ये जो इनकी डिग्री, ये जो इनका इंटरमीडिएट है वो यहीं पे फिनिश हो, या आप चाह रहे हैं कि इंटरमीडिएट वहाँ पे करवाएं? नहीं, इंटरमीडिएट तो ये कंप्लीट कर रहा है इंटर। इसके बाद जो है इंजीनियरिंग शोबे में इसको भेजना है सिविल से। इंजीनियरिंग सिविल में, ठीक है। और बेटी तो 9th में जाएगी, तो 9th के बाद ही इंटर करने के बाद ही वो कुछ कर सकती है। ठीक, मज़ीद और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बस बहुत शुक्रिया। आपने अपना नाम नहीं बताया, फिर से एक बार बता दें अगर बताया तो। मैं फतेहपुर यूपी से जमाल अहमद फारूकी। जमाल अहमद फारूकी साहब जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी साहब, पहले इस सवाल को हम ले लेते हैं, आप फरमाइएगा क्या बेहतर ऑप्शन होगा। पहली चीज़ तो यह है कि सिविल इंजीनियरिंग डेफिनेटली डूएबल है। जो क्वालिफाइंग मार्क्स है फारूकी साहब, प्लीज़ एडवाइज़ योर सन, आपने अपने फर्जन से बताइए कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स काफ़ी हाई आना चाहिए। यहाँ पे 70% मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज रहना चाहिए। द बेटर द मार्क्स, द ईजियर इट इज़ टू गेट इनटू अ बेटर यूनिवर्सिटी। कनाडा में भी 4 साल की डिग्री है, और आप फर्स्ट ईयर यूजुअली वहाँ पे कॉमन रहता है, यू जस्ट ज्वाइन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, डू योर फर्स्ट ईयर एंड देन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप देन अपनी जो मेन चूजन फील्ड ऑफ स्टडी है, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये आप यू कैन परस्यू दिस फर्दर। जी,
तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज अगर रहा तो बेहतर होगा इनके साहिबजादे के लिए। इंजीनियरिंग अगर करना है तो ज़्यादा परसेंटेज इज़ रिकमेंडेड, इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज एडमिशंस विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू। ठीक है। एंड द स्टडीज़ आर वेरी वेरी serious and tough in Canada. The student has to really put in a lot of effort in doing his basic strong math और physics की आपकी जो foundation है, that has to be very strong if you really want to do well in Canadian studies. जी, मैथ्स एंड फिजिक्स इनको बहुत अच्छी तरीके से करना होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ अक्सर हिंदुस्तान का जो स्टडी एजुकेशन का मामला जो है वो रट के जवाबात लिख देते हैं। कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। जी जी जी, कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। फिजिक्स मैथ्स में आपके फाउंडेशन हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग। ठीक है। तो इनको प्रोसेस जो स्टार्ट करना है इसके बारे में क्या कहेंगे आप, किस तरीके से इनको स्टार्ट करना होगा प्रोसेस? पहली चीज़ तो यह है कि जैसे आपका इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट में जब आप आ जाएंगे तो बिगनिंग ऑफ द ईयर से ही आप पेपर वर्क शुरू कर दीजिए। फर्स्ट ईयर के मार्कशीट के बेसिस पे स्टार्ट लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटीज़ दैट आर सूटेबल टू यू। टॉक टू पीपल इन द बिजनेस। अगर आप यहाँ पे किसी काउंसलर के अगर या किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो मेक श्योर अच्छी एस्टैब्लिश कंपनी है। डू सम रिसर्च। आप प्रोग्राम्स के बारे में रिसर्च कीजिए, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बारे में रिसर्च कीजिए। कोई भी अगर आपको रिकमेंडेशन आता है कि फ़लाँ जगह पे पढ़िए ये प्रोग्राम, तो उसको ट्राई एंड गेट इन टच विद द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। एवरी इंटरनेशनल कॉलेज और यूनिवर्सिटी विल हैव अ डिपार्टमेंट विच इज़ डीलिंग विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उनका ईमेल एड्रेस लीजिए, उनको क्वेश्चंस करिए, उनसे आंसर्स लीजिए। डू अ लॉट ऑफ रिसर्च जी जी, बिफोर यू मेक योर डिसीजन इनटू एक्चुअली। ठीक है, ये हम खुद इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। डेफिनेटली गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है। और जब कभी ये कॉलेज जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उनसे भी ईमेल्स वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं। और डेफिनेटली एडमिशन ऑफिसर्स विल बी मोर देन हैप्पी। कोर्स काउंसलर्स वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में हैं और एडमिशन ऑफिसर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। दे विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज के बारे में, या आपकी जब एज अ स्टूडेंट जब आप वहाँ पे उतरेंगे तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू एक्सपेक्ट। ये पूरी हर चीज़ें डिटेल अवेलेबल है, आपको बआसानी मिल सकती है। रही बात अगर कोई आप कंसल्टेंट से रुजू होना चाहते हैं तो उस पर भी हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, किस किस्म के कंसल्टेंट से आपको रुजू होना है और किन से मोहतात रहना है। आप प्रोग्राम मज़ीद देखते रहिएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। उससे पहले और एक कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मोहम्मद मतीन से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद मतीन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? करीमनगर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताइए। एक्चुअली मैंने ये कंप्लीट किया है, मैं रिसर्च सिंपल यानी पीएचडी के लिए कनाडा वगैरह जा रहा था। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, या और उसमें किस किस्म के अपॉर्चुनिटी वगैरह होते हैं वहाँ पर? क्या चीज़ आपने कंप्लीट की है, फिर से दोहरा दें? जी, मैं पीएचडी के मुताल्लिक जानना चाह रहा हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए में कंप्लीट किया है रिसर्च के मुताल्लिक। एमबीए में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? जी, मैं पीएचडी के जानना चाहता हूँ। पीएचडी करना चाहते हैं आप? जी। हायर स्टडीज कनाडा वगैरह में? जी बिल्कुल। ठीक है। एमबीए किससे किया है आपने? एचआर से मैंने एमबीए किया, उस्मानी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। आपका क्या परसेंटेज है एमबीए में? 73। 73% है। ठीक है। अभी आपने कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट की है? जी बिल्कुल नहीं, मैंने अभी इसके लिए प्रोसेसिंग की, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट वगैरह तभी आए हैं ना, थोड़ा सा लेट हुआ था। जी जी जी, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने हमें कॉल किया, ज़रूर इस पर गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले और एक कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, मैं यूसुफ बेग बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं बिदर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताइए। जी, मैं कनाडा जाना चाह रहा हूँ। जी, तो जॉब के लिए, तो कनाडा क्या जाने के लिए मतलब प्रोसीजर क्या है, कैसे जाना पड़ेगा वहाँ? जॉब के लिए जाना चाहते हैं? जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। ज़रूर इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद मतीन ने करीमनगर से कॉल किया था। सर, एमबीए किए हैं एचआर से 73% मार्क्स से। पीएचडी ये क्या वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, डॉक्टरेट? PhD, not to discourage, but it's practically slightly a little hard to get into. You have to have very high percentage of marks here, and you have to have a lot of work experience, and you have to have done research based work, and then you would have to write to the universities and professors directly and see if they have any research opportunities. अगर ये है opportunities मिलती हैं तो फिर then you can pursue it. ठीक है। यूसुफ बेग साहब ने कॉल किया था। मैं इस पर सवाल पर आने से पहले एक अहम सवाल करना चाहूँगा आपसे कि आजकल जो लड़के हैं बहुत ज़्यादा
कनाडा के लिए उसको प्रिफ़र कर रहे हैं बनिस्बत दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ की बनस्बत। बस आपसे जानना चाहूँगा क्या ख़ासियत है लोग लड़के जो हैं वो ज़्यादा कनाडा की तरफ जा रहे हैं? देखिए, एज एन इंटरनेशनल स्टडी डेस्टिनेशन, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, दे आर ऑल वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन। देयर इज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग एवरीवेयर। कनाडा के अपने जो डिस्टिंक्टिव एडवांटेजेस है, उसमें पहली चीज़ तो यह है कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी हाई, द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एजुकेशन, जी, not just in Canada but within North America, USA included, Middle East, India, जी, and then the cost of education. It's relatively cheaper to study in Canada than in other countries. There's at least 25 to 30% price differential in terms of cost of education as well as cost of living. ठीक है, And subsequently, when a student, international student, has taken the step to go to a foreign country, then if they're looking for opportunities to work, because just a degree without experience does not mean much even if you come back to your country. So work opportunities are excellent in Canada after your studies, and then practical work experience in Canada has been greatly rewarded, especially in these countries, including in the Middle East and India, for people who are coming back. And for those of you who would like to stay back in the country, there are opportunities. The government is very supportive. On that also we'll discuss. उससे पहले मैं और कॉलर को शामिल कर लूँ। हेलो जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। लखनऊ, अब्बास बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी साहब, फरमाइए। मेरी बेटी लेडी श्रीराम दिल्ली से हिस्ट्री में ऑनर्स कर रही, लास्ट ईयर है उसका। जी जी जी, फरमाइए। वो पीजी करना चाहती है कनाडा से। जी, तो वो कनाडा में क्या प्रोसीजर है, कैसे पीजी किया जा सकता है? वो लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली में पढ़ती है और वो वहाँ यूनियन की प्रेसिडेंट है, सबिका अब्बास नाम है उसका। जी, बहुत खुशी की बात है। हिस्ट्री ऑनर्स से इन्होंने कंप्लीट कर लिया है? नहीं, फाइनल ईयर है उसका। फाइनल ईयर में है। अभी 2 साल के कितने परसेंटेज हो, कुछ बता सकते हैं? उसकी 62% है, एक फर्स्ट ईयर में 63% है सेकेंड ईयर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी साहब, इस सवाल पर क्या कहना चाहेंगे आप? Well, there are two options. Masters is possible provided your percentage of marks is 70% or more, and IELTS आपका या IELTS TOEFL वगैरह, अगर आप इंग्लिश क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो लिखेंगे उसमें आपको IELTS में 7 और मोर होने चाहिए। एंड देन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिग्री। अगर आपकी यहाँ की डिग्री 3 साल की है, then they would also require 1 year of work experience. But if you have a 4-year degree, then it is possible to get into masters and study further. History लीजिए, history, humanities, any kind of तो इनको 1 साल और एमफिल कर लेना चाहिए अगर 4 साल की डिग्री अगर ये करना है। more than MPhil, more than masters, I would recommend, this will be my personal recommendation. जी, If I was that person, then I would go get some work experience. अच्छा, ठीक है। Because आप already अगर masters यहाँ पे कर लिए तो फिर और एक मास्टर्स के लिए फिर then it doesn't make sense. ठीक है। So practical work experience will always compensate. If your degree is 3 years and you have 1 or more year of work experience, then that definitely works in your benefit. ठीक है, तो 3 साल की जब डिग्री कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद 1 साल कहीं पर इनको कुछ काम आपकी जो फील्ड है उससे जुड़ा ही काम करना, Related preferred work. ठीक है। हसन साहब, ये बताते चलें कि ये 4 इयर्स की डिग्री का क्या मसला है? हमारे पास डिग्रीज 3 साल की हैं जी, और वहाँ पे 4 इयर्स की है, एंड दे रिक्वायर आपको 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, और हमारे पास सिर्फ 15 होती है, ग्रेड 12 प्लस 3 इयर्स, एंड दे रिक्वायर 16 इयर्स ऑफ टोटल स्टडी। जी जी। तो उसमें फिर यह है कि जब हमारी बहुत सारी डिग्रीज है, जैसे कॉमर्स, आर्ट्स, साइंसेस की जो डिग्रीज है हमारी 3 साल की है, 3 ही साल की है, so then that 1 year work experience will always substantiate. तो फिर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतर इंजीनियरिंग के लिए 4 years है, तो they have a straightforward procedure. You have to have 70% of or more of marks, and you have to have a good score in IELTS, and then you qualify to do masters. On that note, एक चीज़ आपसे मैं बोलना चाहूँगा, for those of you who do not meet the requirements for the masters, there's an alternative way of getting into masters. First of all, you'll enroll yourself into a PG program, which is as valued. It's good enough for you to get into a job market. It's good enough for you to get a part-time work permit, full-time work permit, as well as it qualifies you towards your masters.
तो मिसाल के तौर पर जो भी आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स कम है यहाँ पे जी। फॉर एग्जांपल, या आपके 3 साल की डिग्री है, तो इन चीज़ों को वो कंपनसेट हो जाता है वहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये पीजी का जो कोर्स रहेगा ये 1 साल का डिप्लोमा रहेगा? 1 साल के भी हैं, 2 साल के भी हैं। ठीक है, जी हाँ। तो कम से कम 1 साल का कर लें। कम से कम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का प्रेफर्ड है, और 2 साल का अगर आप कर रहे हैं तो फिर यह है कि ऑन दैट बेसिस ओके, नाउ वंस लेट्स से यू हैव डन दिस 2-year प्रोग्राम जी in PG, and after that you've got yourself into a job, and then you're applying for masters. जी। तो उसमें ये हो रहा कि आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ के कम थे वो बात वहाँ खत्म पर हो गई, cover हो वहाँ गए। का जो है that becomes your qualifying marks. If you do well in your PG, जी जी, those becomes your qualifying. ठीक है। जैसा आप ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम अगर एक इंडियन स्टूडेंट है वो पीजी के लिए या एमएस के लिए जाना चाहता है तो मिनिमम उसको कितने परसेंटेज होने चाहिए? Masters 70% and more, ठीक, और PG diplomas 55% plus PG minus. diplomas, ठीक है। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हम गुंटूर से बात कर रहे हैं जी और हमारा नाम सलीम खान है जी। जी। ये अक्सर बच्चे बाहर मिडिल ईस्ट या कनाडा यूएस जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान में नहीं है, क्या पढ़ेगी वो ठीक? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। आप हिंदुस्तान में ज़रूर हिंदुस्तान ज़रूर में ज़रूर मतलब बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेगी ऐसा नहीं डिस्कस सोच ज़रूर सकते, करेंगे, हम उस पर भी बाहर ज़रूर। जाते हैं बच्चे भटक के, मतलब तो क्या रीजन है वो? जी जी हाँ। जी, सही सही, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन इसका जवाब भी मैं उम्मीद करता हूँ हसन खान साहब और अच्छा भी दे सकते हैं। उससे पहले जैसा कि हसन खान साहब से मैं डिस्कस कर रहा था कि जो ग्रेजुएट्स बच्चे हैं उनको 75% मार्क्स अगर हो तो फिर कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस में है, वो आसानी से आपको बनिस्बत उससे कम मार्क्स हो तो आसानी से आपको वहाँ पर मौका मिल सकता है। पीजी किए हुए हों अगर ग्रेजुएशन के बाद तो 55% ऑफ मार्क्स 55% मिनिमम But that does not mean it will guarantee जी the जी जी, admission. हाँ, So अच्छे please, कॉलेजेस में, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जगहों पे में। होना है। It's no different than in India. जी अगर आपको अच्छा होना है तो परसेंटेज बिल्कुल, जैसा यहाँ आप अच्छे कॉलेजेस में लेना चाहते हैं तो हायर आप Percentage हो आप। उस तरीके से वहाँ पर। सेकेंडली बैकलॉग्स पे ज़रा ख्याल रखिए, ज़्यादा बैकलॉग्स नहीं हो। अच्छा हाँ, जी, हमारे पास कई है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स 4 साल की डिग्री इंजीनियरिंग करे की, हुए जी, हैं, जी। 15 बैकलॉग्स, 20 बैकलॉग्स, दिस इज़ नॉट डन। अच्छा, ये बात बताइए साहब, ये 15-20 लाख 20 बैकलॉग्स के बाद भी उनको एडमिशन मिलता है, किस तरह से मिलता है? उससे पहले मैं कॉलर को शामिल इट करता हूँ। बिकम्स वेरी जी, डिफिकल्ट। हेलो हेलो, आपका नाम और शहर का नाम? हेलो हेलो, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। जी साहब, मैं आपसे पूछ रहा था कि बाज़ बच्चों के बैकलॉग्स होते हैं, उनके परसेंटेज भी 75 से कम होते हैं, बावजूद उसके उनको बाज़ औक़ात कनाडा वगैरह में एडमिशन मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, इफ़ यू वांट टू स्टडी इन अ गुड प्लेस एंड अ रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज, यू नीड टू हैव गुड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। जस्ट लाइक इन इंडिया, वहाँ पे भी प्राइवेट कॉलेजेस है, अगर वहाँ पे मिल रहे हैं एडमिशन्स, देन यू हैव टू सी कि किस मयार का कॉलेज है, जी जी वहाँ के प्रिविलेजेस आपके जो है वो है वहाँ पे। तो जी जी, तो जैसा कि यहाँ पर कोई अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर भी आपको हिंदुस्तान में उसी तरीके से कंपटीशन रहता है, तो साहब वही फरमा रहे हैं कि वहाँ मिल जाएगा, लेकिन फिर जो अच्छे वहाँ के कॉलेजेस होंगे या यूनिवर्सिटीज़ होंगे उसमें शायद आपको ना मिल सके। साहब, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने से क्या फ़वायद है बनिस्बत लोकल के जहाँ कॉलेजेस वहाँ पर होते हैं? इस पर भी आप ज़रा रोशनी डालते चले। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्या बोलूँ मैं कि इट्स द वैल्यू फॉर योर डिग्री, वैल्यू फॉर योर मनी, जी return on investment on it's a lot of money to study in a foreign country, then you definitely want to put it in a better university than a private one. Job placements, first thing, कि आप जहाँ के प्रोडक्ट है उस हिसाब से आपके जॉब प्लेसमेंट्स रहेंगे। सेकेंडली, डेस्टिनेशन कंट्रीज़ के अपने लॉज रेगुलेशंस भी होते हैं कि पार्ट टाइम वर्क अलाउड है या वर्क परमिट है जो आफ्टर स्टडीज़ मिलता है। दैट privilege is available to recognized colleges and universities. ये प्राइवेट मॉम एंड पॉप कॉलेजेस जो होते हैं, जी जी, इसमें से आपकी डिग्री मिल जाए, बट यू नो फर्दर जो उनका करियर है फिर वहाँ पर फर्दर वहाँ पे जी, जी। देयर विल बी लॉट्स ऑफ हार्डशिप्स। जी। मैं एक और कॉलर को शामिल कर लेता हूँ। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, मैं लियाज बोल रहा हूँ वरंगल से। जी रियाज साहब, सवाल बताइए। सर, actually I would like to know about a consultancy which are providing job over Canada, Singapore and Middle East. So I mean they are expecting experience for the candidate. So can we trust these consultancies जी जी who are providing job ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका भी। and which is ISO certified as well as government registered? आईओ सर्टिफाइड, ठीक है। वो शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, साहब का भी एक कंसल्टेंसी है जहाँ पर आप लोगों को गाइड करते हैं। हम इस पर भी मज़ीद आपको बताएंगे साहब का क्या कंसल्टेंसी और किस तरीके से काम करती है। उसके अलावा साहब, इन जनरल जो कंसल्टेंसीज काम करते हैं हिंदुस्तान में, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके के हमसे किन कंसल्टेंसी को हमको रुजू होना है और किन से मोहतात रहना है, इस पर भी आप रोशनी डालते चले। इतमान साहब, पहली चीज़ ये कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है इट्स मोर बेस्ड ऑन एजुकेशन। जी, तो जॉब वाली चीज़ों को आई थिंक विल हैव टू जस्ट फॉरगो फॉर दिस सेशन। जी रही बात किस टाइप की कंसल्टेंसीज, जस्ट मेक श्योर दे आर एस्टैब्लिश कंसल्टेंसीज, दे हैव रजिस्ट्रेशंस एंड मेक श्योर द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग ठीक है। आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय देम। वो कैसा पता चलेगा किसी को? जस्ट आस्क देम, सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, अच्छा। If I represent a university, I should be able to produce a certificate saying that so and so company represents so and so university for the purpose of recruitment of international students. Demand a certificate. Lot of times यहाँ पे क्या हो रहा है, it's outsourced. एक कोई बड़ी एजेंसी है जिसके पास यूनिवर्सिटीज़ के टाइप्स है और बहुत सारे छोटे कंसल्टेंट्स हैं जिनके पास टाइप्स नहीं है, बट ये लोग फिर वो डाउन द चैनल फिर ये जितने प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड टू जी ये सारे इससे उभरते हैं। जी, तो बहरहाल उनके पास कोई लेटर होता है यूनिवर्सिटी का? डेफिनेटली देयर आर एग्रीमेंट्स इन प्लेस, यू शुड बी एबल टू सी दैट। सेकंड ऑफ ऑल, जब आप मुतमईन हो जाए कि भाई हाँ दिस इज द कंसल्टेंसी दैट आई वांट टू डील विद, देन डोंट जस्ट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली। जी, आप अपने रिसर्च खुद कीजिए, राइट टू द कॉलेज, राइट टू द यूनिवर्सिटी, talk to the admission officers and see what the program is. Is it suitable to you? Is it a good program? Does it have future prospects? Go on to Google or any search engines, look up for jobs which are available in that market. ठीक है। इन चीज़ों को आपको जहन में रखना है। कंसल्टेंसी, जो भी कंसल्टेंसी से आप रुजू हो रहे हैं, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। मैं साहब से ये भी कहलवाना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सप्लॉइट होते हैं कुछ कंसल्टेंसी से। किस किस्म के एक्सप्लॉयटेशंस वो करते हैं और क्यों करते हैं, साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा इस पर भी आप रोशनी डालते चलें। देखिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, लॉट ऑफ टाइम्स देयर इज अ लॉट ऑफ डेस्परेशन, स्टूडेंट्स जस्ट वांट टू लीव नो मैटर व्हाट एंड दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द फर्स्ट फ्लाइट आउट। अब उसमें यह हो जाता कि भाई इफ़ यू हैव नॉट डन योर रिसर्च, इफ़ यू डिडंट गेट योरसेल्फ इनटू अ गुड कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी विच इज़ रिकग्नाइज्ड, और इफ़ योर इंटेंट टू स्टडी is not established, then ये चीज़ें आगे जाके आपको होस्ट कंट्रीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। Recent years, Australia, Canada, UK, everybody, New Zealand, they have been clamping down on ghost students, what they call those students who have come into the country but do not have a real objective to study, but they are looking for backdoor entries into job markets, or they don't have the attendance, or they do not have the percentage of marks. ये टाइप की चीज़ें कैन गेट द स्टूडेंट इनटू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। रही बात एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्टूडेंट बाय द कंसल्टेंट्स, आई मीन यस, यू नो दिस इज अ वेरी students are prone to being exploited because they are depending totally on the information provided by these companies. So it is in your favor that you do the due diligence process. जी, आप जब आप ऐसे मकाम पर जा रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ आपको रिसर्च बेस्ड ही है, तो आप यहीं से रिसर्च का काम शुरू यहाँ से रिसर्च करिए। जी, देखिए, इट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी। डू नॉट पुट योर मनी और टाइम ब्लाइंडली इनटू समबडी सेइंग। जी, तो आपको भी यहाँ पर जो है देखना है कि वाकई में वो कंसल्टेंसी किस दर्जे की है। उसी तरीके से मैं साहब से पूछता चलूँ कि साहब की भी जो कंसल्टेंसी है, फ्रेजर वैली इनकॉर्पोरेशन के नाम से आप एक कंपनी चला रहे हैं। मैं भी साहब से भी दरख्वास्त करूँगा मुख्तसर से, आपकी जो कंपनी है वो कंसल्टेंसी वगैरह जो है वो दूसरों से
कैसी बेहतर है या फिर क्या आप लोग करते हैं इसके तो? जी, पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग कैनेडियन रजिस्टर्ड कंपनी है मेरी, एंड वी हैव एन फिजिकल ऑफिस हियर इन इंडिया, एंड द काउंसलर्स आर सर्टिफाइड accredited counselors. We are governed by the rules of the country as well as ethics of the business. जी, Secondly, we do not sell education. Our basic objective is to do career counseling with the students. ठीक है। If a student comes to me with questions about, you know, a lot of times there are students who are not sure what they want to do, but they just want to get out. जाना है कनाडा बस जाना है यहाँ से। तो फिर हम लोग उससे उनसे 1-to-1 डिस्कशंस विद द पेरेंट्स, विद देम, के बैकग्राउंड क्या है, आपके स्ट्रांग मार्क्स कहाँ पे रहे हुए हैं, आपके स्ट्रांग एरियाज क्या है, वी हेल्प देम मेक डिसीजंस. ठीक है। It's not like, okay, I represent certain universities and I have to sell you this. जी, What we do is we educate you about different programs, about different universities, and help you make the decision. ठीक है। So this is how we are different from other people. जी, आप कोई यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि वो उनके इदारे को बेचे या फिर उनके मार्केटिंग करे। जैसा साहब ने फरमाया कि बेहतर अंदाज में आप लोग जो है गाइड करते हैं। आपका क्या ड्रॉबैक्स एजुकेशन में, कौन से पॉइंट आपको एडवांटेज दिलाएंगे, वहाँ पर इन चीज़ों पर आप देखते हुए बच्चों को गाइड करते हैं। दोस्तों, मज़ीद करियर इन कनाडा पर गुफ्तगू जारी रहेगी। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जो ख़वातीन व हज़रात हमसे अभी जुड़े हैं वो अपने सवालात इस उन्वान से जुड़े तैयार रखिएगा। हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शहर जहां हर पर बनती है एक नई खबर। फिल्म की अनाउंसमेंट से लेकर फिल्म रिलीज होने तक और रिलीज के बाद कामयाब या फ्लॉप होने तक ढेर सारी खबरें जो आए दिन बॉलीवुड में छाई रहती हैं। बॉलीवुड की हर वो दास्तान जिसको आप तक पहुंचाना है हमारा काम, जिसको हम देते हैं बखूबी अंजाम। तो देखना ना भूलिए खुसूसी प्रोग्राम ग्लैमर की खबरें रोजाना दोपहर 1:30 बजे ओनली ऑन मुंसिफ टीवी। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरा तन मेरा धन। तारीख़ डेक्कन की और आग से एक सुनहरे दौर की झलकियाँ, कुतुब शाही और आसिफ जाही बादशाहों के कारनामे, खिदमत के अलावा कौमी यकजहती और रवादारी की दास्तान। मेरी जान मेरा तन की कहानी है बुलंद चार मीनार। डेक्कन की गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता नमूना माजी के आईने में मुलाहिजा फरमाइए प्रोग्राम जवाहर डेक्कन, आपके अपने पसंदीदा चैनल मुंसिफ टेलीविजन पर। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम करियर गाइडेंस में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं करियर इन कनाडा पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद हसन खां साहब मौजूद हैं, जो ICEF के ट्रेंड एजुकेशन काउंसलर हैं। आपकी एक कंपनी भी है जिसका नाम है फ्रेजर वैली इनकॉर्पोरेशन। आप एक कैनेडियन सिटीज़न हैं और वहाँ के कुछ यूनिवर्सिटीज़ से आपका टाइप है, और आप एजुकेशन को सेल नहीं करते बल्कि वहाँ पे आप जो आपकी कंपनी के थ्रू बच्चों को जो गाइड करते हैं वो ये कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं, कहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, इसके लिए ये गाइड करते हैं, ना कि कोई यूनिवर्सिटी के आप नुमाइंदे हैं। साहब, बहैसियत कैनेडियन सिटीज़न आप क्या देखते हैं कि जो आज स्टूडेंट्स इंडिया के वहाँ पर आना चाहते हैं, एक तो उनका क्रेज़ है, उस पर भी आप डिस्कस करते चले, फिर वहाँ पर जाने के बाद वो क्या कुछ गलतियाँ भी करते हैं, या फिर यहाँ से जब प्रोसेस स्टार्ट होता है वहाँ से क्या गलतियाँ करते हैं, आप इस पर रोशनी डालते चलें। जी, देखिए, प्लानिंग इंटरनेशनल स्टडी इज़ अ सीरियस स्टेप,
I cannot insist enough कि आप there's so much money and time you are putting into something, so you better make the right decision. इनिशियल स्टेजेस में जो प्लानिंग स्टेजेस में गलतियाँ हो जाती है स्टूडेंट्स से, ये है कि समटाइम्स दे गेट इनटू रॉन्ग प्रोग्राम्स जस्ट बिकॉज इट वाज अवेलेबल, या बहुत सारे लोग दे आर इन अ हरी टू गो, अच्छा अभी भाई ये सितंबर में ये प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम लेके चले गए, वेदर और नॉट इट इज़ सूटेबल टू यू। इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर एप्लीकेशंस टू द यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इवन टू द वीज़ा ऑफिसर्स, एक मेरा मशवरा है एतमाद साहब, मैं बहुत ही स्ट्रांगली ये बात पे स्ट्रेस करना चाहूँगा कि डू नॉट एवर लाई, डू नॉट एवर फेक योर डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ नॉट वर्थ इट। देयर कुड बी वीकनेसेस इन योर एप्लीकेशन, जैसे गैप आ गई एजुकेशन में, या परसेंटेज ऑफ मार्क्स कम है, या जो भी वजह से आपका जो भी केस है, उस केस को आप एक बाकायदा तरीके से प्रेजेंट कीजिए। जो भी आपकी वीकनेसेस है उसको आप हाईलाइट कीजिए, हाईलाइट करके उसके साथ में आप ये बताइए, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी इंटरमीडिएट और डिग्री के बीच में 1 साल का गैप आ गया था, जो भी वजूहत थी, पर्सनल रीजंस थे, जस्ट हाईलाइट द फैक्ट दैट इट वाज डन एंड व्हाट डिड यू डू इन दैट 1 year, व्हाट वाज योर ऑक्यूपेशन इन दैट 1 year, व्हाट डिड यू लर्न इन दैट 1 year। ये गैप्स जो हैं इनको फिल कीजिए और बाकायदा फिल कीजिए, नॉट विथ एनीथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट। जी, अगर कोई भी कंसल्टेंट कुछ भी बताते तो उसकी खतई नहीं, ओके, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू फाइल। जी, later on, खुदा ना खास्ता, God forbid, for any reason if you get into trouble, you cannot say the consultant guided me. तो you're responsible for what you sign. So नहीं, मेरा बहुत ही strong आप लोगों से ये गुजारिश, रिक्वेस्ट है कि please do not fake any information. These things go a long way and they'll come back haunting, if not now, in future. Lot of times it's not worth the trouble. ये भी बताते चलें साहब कि ये अगर इस किस्म की गलतियां करते हैं और उसको छुपा करके जाते हैं तो फिर हिंदुस्तान के और स्टूडेंट्स का किस तरीके से नुकसान हो सकता है? डेफिनेटली उन लोगों को, देखिए ऑफ लेट अभी मैं रिसेंट आपको एक रिपोर्ट आई है ऑस्ट्रेलिया से, 1800 से ज़्यादा वीज़ाज कैंसिल हो गए बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स फेक करके गए थे, या एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स या जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स है उसके मार्क्स फेक किए थे, या इवन देयर ओन इंटेंट टू स्टडी था ही नहीं, वहाँ जाके क्लासेस अटेंड नहीं किए। नाउ दीज थिंग्स अफेक्ट नेगेटिवली इन द सेंस द कंट्रीज विल स्टार्ट टाइटनिंग द रूल्स फॉर न्यू कमर्स। So not only you're spoiling your own chances, you're spoiling the chances of a whole new generation. जी जी, so it's not worth it. ठीक है साहब, हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि बच्चे बड़े जज्बे से जो है चले जाते हैं, कनाडा हो या और कोई कंट्रीज़ हो, फिर देखते हैं 2-3 महीने में वापस भी आ जाते हैं, वो क्या वजूहत होती है आपकी नज़र में? Lot of times it is homesickness. It doesn't matter, like for example I'm a Hyderabadi by origin. If it is not Hyderabad, it doesn't matter what it is. तो उसमें हो जाके बहुत टाइम होम सिकनेस हो जाती। There are many times when there is cultural gaps that you are not able to fill. Weather factors. A lot of times students do not think, you know, in the pursuit of just getting out of India, they don't think where they're going. Sub-zero temperatures, minor temperatures, sometimes your body does not take it. You have to give it time. ये चीज़ें होती, या फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती। Usually these are the things that bring students back. और ठीक है, मज़ीद मैं इस पर गुफ्तगू जारी रखने से पहले जी, the worst of all, मैं एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, wrong selection of the course or wrong selection of the college. You end up there and then you मैं realize. आपसे यही कहलवाना चाह रहा था कि wrong selection of course and wrong selection of college भी इम्पोर्टेंट वजह भी होती है। कॉलर को हम शामिल कर लें, मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। हेलो, वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, मेरा नाम अब्दुल कदीर है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी कदीर साहब, तो मुझे ये जानना था साहब कि अक्सर लोग जो बच्चे हैं और बड़े लोग भी हैं जो जॉब के लिए कनाडा जाते हैं जी, और पढ़ने के लिए भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद सिटीजनशिप के लिए शादी कर लो। अच्छा जी, बात शादीशुदा हजरात के काम अंजाम दिया देते वहाँ पर। ठीक है। शादी कर लेने के बाद यहाँ पर की जो बीवी होती है उनको तलाक दे डालते और वहीं पर जो है मतलब सेटल हो जाते हैं। तो इन चीजों की जो है रोकथाम करने के लिए क्या सिक्योरिटी यहाँ पर के जो लड़की वाले जो होते हैं तो उनको करने चाहिए कि कोई भी बाहर जाने से पहले वो बीवी जो रिश्तेदार हो जी तो क्या चीजें अपनाना चाहिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तो आपने अच्छा सवाल किया ही है, करियर को लेकर के तो नहीं है, लेकिन चूँकि जैसे मैंने फरमाया कि हसन साहब जो हैं वो इंडियन सिटीज़न है लेकिन कैनेडियन सिटीजनशिप भी रखते हैं,
उम्मीद करता हूँ आप भी इन हादसों से गुजरे होंगे कि किस लोगों के जो प्रॉब्लम्स आए होंगे साहब के सामने। क्या कहना चाहेंगे साहब, वाकई में लोग जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर सिटीज़नशिप के लिए शादी कर लेते हैं, फिर यहाँ की लड़कियों को या तलाक दे देते हैं, क्या क्या वजूहात होती है, क्या आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? सर, I'll take this question in a very personal capacity as a member of a community, but not as a profession. तो मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मेरे अपने ख्यालात है. This is not based on the type of work that I do. देखिए, अनफॉर्चुनेट है ये सिचुएशंस, सोशल प्रॉब्लम्स है. अब इनको क्या इम्पॉर्टेंटली ये है कि फॉरेन कंट्रीज जो मिसाल के तौर पे एग्जांपल कनाडा है, कनाडा में 2 शादियाँ अलाउड नहीं जी. लीगली अ पर्सन कैन गेट इन ट्रबल फॉर डूइंग दैट. ठीक है. अब वहाँ पे जब हो रहा है ये, और बैक होम ही लीव्स अ ब्राइड बिहाइंड बट देन ही मैरीज अगेन, इफ द अथॉरिटीज इन कनाडा कम टू नो ऑफ दैट, ही कैन बी इन सीरियस ट्रबल. अब वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये तो लोगों की अपनी पर्सनल सिचुएशंस है. जी. यू नो, इट्स हार्ड फॉर मी टू कमेंट ऑन दिस. बिल्कुल नहीं. कनाडा में, हिंदुस्तान में भी 2 शादियों की इजाज़त तो नहीं है, एक्सेप्ट मुस्लिम पर्सन लॉ से रिलेटेड जो लोग हैं उनको बाज़ औक़ात इजाज़त दी जाती है, लेकिन वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 शादियाँ 3 शादियाँ करें. यहाँ पर भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर जो है सेकंड शादी नहीं कर सकते जब तक कि फर्स्ट बीवी की वो परमिशन नहीं लेते, ओनली इन मुस्लिम पर्सन लॉ. अदरवाइज़ दूसरे जो पर्सनल लॉज हैं उसमें सख्ती से दूसरी मैरिज को ऑफेंस करार दिया गया है इंडियन पीनल कोड के तहत. तो साहब ने फरमाया कि वहाँ पर अगर वहाँ की अथॉरिटीज़ को पता चलता है कि ऑलरेडी ये शादीशुदा है, तो इन हालात में वो यहाँ की बीवियों को जो है शायद तलाक दे देते होंगे, या फिर और क्या वजूहात है. जैसे साहब ने फरमाया कि ये इंटरनल बात है, इसमें हम ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते. साहब, मैं एक अहम सवाल साहब से करना चाहूँगा कि बहुत सारे हिंदुस्तानी जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं और वहाँ से वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस वगैरह को भेजाएं. तो साहब से जानना चाहूँगा कि क्या वहीं से प्रोसेसिंग करना उनके लिए बेहतर होगा जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, या फिर हिंदुस्तान से वो प्रोसेस स्टार्ट करें, क्या मुनासिब आपका मशवरा है? देखिए, अगर अ स्टूडेंट हैज़ ऑलरेडी पास्ड आउट, लेट्स से अगर 2015 के पास आउट है और अगर आपका इमीडिएटली इसी साल में एडमिशन नहीं हो रहा जी, तो इट्स बेटर टू बी इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट दैन जस्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू गो अब्रॉड. तो ये इस पर मैं बोलता हूँ, टेक अप अ जॉब वेदर इन इंडिया और इन द मिडल ईस्ट. अगर आप मिडल ईस्ट में जॉब ले लेते हैं तो उसमें एडवांटेज आपको ये मिलता है दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट फ्लाइट आउट. ठीक है. देन यू आर इन अ वर्क कल्चर, इंटरनेशनल वर्क कल्चर. You are an earning member of the society, so you have your bank balances growing. It's easy for you to use your experience and your money and then apply for admissions, and admissions might be a little easier. The whole process might get a little easier if you're already employed, be it in India or in the Middle East. For those of you who are already in the Middle East and looking for studies abroad, definitely your working background, your basic qualifications first of all, and then your working background and the money that you can afford to pay, these things will definitely make it easier for you to take your next plunge. ठीक है. तो वहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है. Definitely it is possible. You don't have to come back to India. ठीक है. और अगर जॉब करते हैं तो बच्चे और बेहतर उनको वहाँ पे मौका मिल सकता है. Any time, if you are employed and if you are working, your candidature has become very strong rather than 2012, 2013 में मेरी डिग्री हुई और मैं अभी भी मौके देख रहा हूँ. ये जो गैप्स है, these are not explainable, not to the universities, not to the visa officers, so these things will create a lot of problems. जी. उमूमन साहब, कोई एक शख्स, कोई एक स्टूडेंट है, वो कनाडा पढ़ाई के लिए, MS के लिए जाना चाहता है, तो उसको क्या एक अप्रॉक्सीमेटली अखराजात हो सकते हैं, उसको इस पर कुछ कह सकते हैं? देखिए, मास्टर्स इज एक्सपेंसिव. डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग. अगर आपके टेक्निकल प्रोग्राम्स है, दे कुड बी वेरी एक्सपेंसिव. फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, या आपके फार्मेसी बेस्ड प्रोग्राम्स है, या आपके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये टाइप के, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव इन द सेंस इसके जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड रहते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर द यूनिवर्सिटीज़ टू बिल्ड. सो लाइकवाइज द प्रोग्राम्स विल बी 22,000, 24,000, 26,000, $40,000 के भी यूनिवर्सिटीज़ हैं. डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर गोइंग.
और दूसरा आपका क्या सवाल था? क्या अप्रोक्सीमेटली अखराजात एक इंडियन स्टूडेंट को अगर कोई भी इंजीनियर है एमएस के लिए जाना चाहता है, तो आपने तो बता दिया कि अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग उसके 18-20 हज़ार से शुरुआत होती है डॉलर्स मास्टर्स में। जी। पीजी प्रोग्राम्स आर स्लाइटली चीपर। $14,000 में आपके पीजी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम $14-15,000 में हो सकते हैं। जी। एंड इफ दे आर हाईली टेक्निकल दे विल बी स्लाइटली एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स। लिविंग एक्सपेंसेस का मैं बताना चाहूँगा कि टिपिकली आप एज अ सिंगल स्टूडेंट आप वहाँ पे है तो $8,000 से $10,000 सालाना is what you would expect to spend, including your medical insurance, including your local transport, including your books, including your entertainment, including your accommodation, food वगैरह। $8,000 से $10,000 तक खर्चा आ सकता है। $800 से $1,000 माहाना या $10,000। वक्त की कमी है दोस्तों, एक अहम सवाल करता चलूँ साहब से, आखिरी सवाल जल्द से जल्द उसका जवाब भी चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ से जाते हैं उनको ये तवक्को होती है कि हम पढ़ते वक्त कमा लेंगे। इस पर मैं साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस पर लीगल क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई में यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने को बच्चे जाते हैं तो क्या वो साइमल्टेनियसली जॉब भी कर सकते हैं? जी, डेफिनेटली। स्पेशली इन कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क 20 hours a week, which is a legal limit, and I strongly recommend that you do not break this limit. Anyone is interested, and 20 hours is good enough for you to get your pocket money and earn your अखराजात निकल जाते हैं। Definitely, you can easily do it, and beyond that, जब आप आफ्टर योर स्टडीज़ जब आप वहाँ पे होते हैं तो वर्क परमिट्स बन जाते हैं आपको। ठीक है जी। अगर आप 1 साल का प्रोग्राम अगर आप कराएं तो 1 year की वर्क परमिट, या 2 साल का प्रोग्राम है तो 2 or more years ऑफ वर्क परमिट मिल जाती है। एंड देन यू कैन कंटिन्यू टू वर्क एंड गेन एक्सपीरियंस एंड देन मे बी वांट टू रिटर्न टू योर कंट्री और टेक द। बहरहाल तमाम बातों की एक बात ये है कि आप जब पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ने के लिए कीप द फोकस ऑन एजुकेशन। जी, उसके बाद फिर कनाडा खुद ब खुद आपको अपॉर्चुनिटीज, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये पार्ट टाइम वर्क जो है इट्स अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ राइट। डू नॉट मिसयूज द प्रिविलेज। ठीक, देन जी, तो 20 घंटे आपको काम करने की इजाज़त मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी होंगे शायद कुछ रूल्स। मज़ीद हम इस पर गुफ्तगू कर सकते थे लेकिन वक्त मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि मज़ीद मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन मैं साहब से वायदा लेना चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी जब कभी हमें आपकी ज़रूरत पड़ी हम आपको ज़रूर इस प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे। आप ज़रूर करियर के मुतालिक और भी जो कंट्रीज़ हैं US UK उस पर भी हम कभी डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब, आप आए स्टूडियो में, बहुत सारी कीमती मालूमात से हमारे नाजरीन को वाकिफ़ करवाया। दोस्तों, कल इस प्रोग्राम को हम टेलीकास्ट कल भी करते हैं, यानी कल लाइव प्रोग्राम होगा करियर गाइडेंस का। इसमें हम गुफ्तगू करेंगे करियर इन फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है। इसके बाद इंडिया में और अब्रॉड में क्या किस्म की आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कल का उन्वान होगा करियर इन फायर एंड सेफ्टी पर। तब तक के लिए करियर गाइडेंस की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।